हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं अतीत से वर्तमान भाग 2 कक्षा 1 के चैप्टर नंबर 1 कहाँ, कब और कैसे। इसका 2 पार्ट हम लोग बताए हैं, समझा हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में समझ विकसित किए हैं। कक्षा 6 में जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप यहाँ कुछ जानिएगा। कह रहा है कि इस काल में अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है, जैसे चट्टान पर उकेरा हुआ पत्थर के द्वारा मंदिर मस्जिद गांव के अभिलेख आज भी हैं, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ दीवार स्मारक पर, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुछ इस काल का स्रोत कुछ पांडुलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलता है। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित सामग्री है। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखा गया इतिहास है, उस समय का जानकारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरंभ में तार के पत्र भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता गया। तो इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यह पांडुलिपियाँ अनेक भाषाओं में हैं जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। फरमान क्या होता है? यहाँ एक टॉपिक हो गया कि फरमान, तो जो राजा आदेश देता है उसको हम लोग फरमान कहते थे। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे, परंतु फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित था, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश था कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग और अन्य भूमि और उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसके मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी भी होगा। करा इस फरमान से जागीरों को आनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक और नकलनविश उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्त ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोत का केंद्र है। इसमें अरबी और फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तक है जिससे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। ये चित्र अक्सर किताबें के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहते थे। लघु चित्रों का मुगल दरबार उत्तर दक्षिण भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों के अधिकतम शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई। कल्लह की राज तरंगिनी इस काल में पहली ऐतिहासिक रचना है। अब इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अल-बेरूनी के पुस्तक तहकीक-ए-हिंद यानी तारीख-उल-हिंद से उस समय का समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिली। मिनहाज उन रियाज कृत तबकात-ए-नासिरी में मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश के शासन का विस्तृत चर्चा। जियाउद्दीन बिरनी और पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में तुगलक वंश की राजनीतिक घटनाओं के शासन संबंध से सामाजिक स्थिति का वर्णन। अबुल फजल
का अकबरनामा और अकबर के शासनकाल और प्रशासन की राजनीतिक उसमें दिखाया गया है। उस समय के बारे में यह भी दिखाया गया है कि नामा क्या है। नामा क्या है? नामा का शब्द ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक शामिल हैं, जैसे मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई इन परंपरा का आरंभ अकबर के समय से हुआ। और उसके बाद है संस्मरण, यानी याद रखने के लिए जीवनी, किसी के जीवन की बात को वर्णन करना। भारत में संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाया। उसने अपने लड़कपन की घटना, लड़ाइयाँ, महत्वपूर्ण घटना से संबंधित रहन सहन, जलवायु, जितना भी अपने कल्चर में था, कितना लड़ाई लड़ा, कितना था, वह छोटा कद के था, बड़ा कद के था, कैसा आदमी से मिला, सब विवरण ये अपने बाबरनामा में दर्शाया, लिखवाया। ज़्यादातर वही घटना वो दर्शाए जहाँ उनका वाहवाही हुआ, जहाँ जीते। लेकिन जो हारने वगैरह का जो घटना वो अपने बाबरनामा या इतिहास में नहीं डाले। जैसे बहुत सारे राजा, भारतीय राजा को लोग तौहीन के दृष्टि से उसका हारना या उससे के साथ जलील किया, वो लिखा, अपने बहादुरी के खिस्से उसमें ज़्यादा लिखवा। आगे है तुगलक वंश, यानी मराकश मोरकन में विश्व यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के विस्तृत शासन के इतिहास में हिंदुस्तान आया और उन्होंने 14 वर्षों तक रहा। लगभग 14 वर्ष तक इतिहास हिंदुस्तान में शासन किए। आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला और सिक्कों का अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक से कहते हैं, सिक्का का भी आविष्कार किया। सिक्कों के माध्यम से शासकों के तिलिक्रम को समझाने में सहायता मिलती है। सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि वह तुगलक कहाँ से कहाँ हुआ। मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ, रोकिए उसको, रोकिए। आगे हम लोग जितना भी भव्य शासनकाल हुआ, इस दौरान शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर, मस्जिद, मकबरा, किला जो भी हुआ, वो आर्थिक समृद्धि और उसे वास्तु का कला की भी जानकारी मिलती है। प्लस जितना भी धार्मिक संस्था था, ज़्यादातर मंदिर तोड़ के लोग मस्जिद का निर्माण करने लगे। जितना भी मुसलमान शेख सासुरी से लेकर जो भी है, वो ज़्यादातर मंदिर पर प्रहार किए, क्योंकि लोग के बाहर से आते थे तो उनको दिमाग में था, उनको बताया जाता था कि मंदिर में क्या होता था, सोना चांदी की मात्रा ज़्यादा रहता था। आगे हम लोग देखेंगे कि रोहतास में बिहार के वास्तुकला देखिएगा, मंदिर या मस्जिद हो, कहीं भी वास्तुकला के मतलब क्या हो गया कि उसका जो निर्माण का कला है, उसमें डिजाइन है, वह सब वास्तुकला में आता है। घर का निर्माण से लेकर पुल पुलिया सब वास्तुकला में। वास्तुकला के ही ध्यान में देकर हम लोग घर में भी कौन दिशा में किस चीज़ का निर्माण करेंगे, इसका जानकारी मिलता है। जो नहीं जानकार होते हैं वो किधर भी कुछ भी बना लेते हैं। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, आप लोग पढ़ कर आइएगा, जियाउद्दीन बिरनी एमासी इतिहास की भूमिका। ये 2 टॉपिक है जो अगला दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब पढ़ कर आइएगा, ठीक है, पढ़ कर आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा।